नमस्कार, देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप, जिसका समय है 12 से 2 और आज की सियासी खबरों को डिकोड करने के लिए वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल जो स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। आप देख रहे हैं रामकृपाल सिंह जी, अंकुश श्रीवास्तव जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला जी, विजय त्रिवेदी जी। आज शो में चर्चा करेंगे एग्जिट पोल के आंकड़ों को लेकर। एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं, उनमें क्या संदेश छिपा है। हालांकि एग्जिट पोल अलग अलग रुझान दिखा रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं और शुरुआत में एबीपी न्यूज सी वोटर के आंकड़ों से करूं, तो एबीपी न्यूज सी वोटर आंकड़ा एग्जिट पोल का, जिसका औसत बीजेपी के लिए 100, कांग्रेस 125, मतलब सरकार कांग्रेस की बन रही है एबीपी न्यूज सी वोटर के हिसाब से। टाइम्स नाउ में भी आप देखिए जो सर्वे आया, वहां पर कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा मध्य प्रदेश में हासिल कर रही है। टीवी 9 के सर्वे में भी कांग्रेस जो बहुमत का आंकड़ा है मध्य प्रदेश का 116 जादुई आंकड़ा वो हासिल कर रही है। अब नीचे आप देखेंगे बाकी जो अन्य एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं, जिसमें माई एक्सेस, चाणक्य का आंकड़ा आपके सामने है। इन तमाम आंकड़ों में एग्जिट पोल के तस्वीर उलट है, बीजेपी सत्ता हासिल कर रही है। तो ऐसे में पोल ऑफ पोल्स का बड़ा आंकड़ा मध्य प्रदेश का, बीजेपी 125 और कांग्रेस 102। तो इन एग्जिट पोल के औसत से आखिरकार मतलब क्या निकाला जाए, मायने क्या निकाले जाएंगे, क्या इशारा कर रहे हैं मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार की वापसी हो सकती है क्या? ऐसे संकेत पाकर शिवराज सिंह चौहान के तो हौसले बुलंद हो गए। सुनिए जरा वो क्या कहना है। मैं तो हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहा और मैंने सदैव कहा कि जो एग्जिट पोल कह रहा है वो लगभग जन भावनाएं हैं और हम भारी बहुमत से जीतेंगे। देखो, कांटे की टक्कर, लाडली बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए, कोई कांटा बचे ही नहीं। मैंने ऐसा चुनाव नहीं देखा कि जहां हम जाते थे पुरुषों की भीड़ तो होती थी, लेकिन उससे ज्यादा बहनें आती थी, बेटियां आती थी, बच्चे भी आते थे, और बहनों का जो लाड़ और प्यार मिला वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। सही कहा है, कांटे की टक्कर नहीं है, कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलेगा और हर हालत में सरकार हम बना रहे हैं कि इस बार तो जनता चुनाव लड़ी है मध्य प्रदेश में। कांग्रेस का आम कार्यकर्ता चुनाव लड़ा है कांग्रेस इस चुनाव में, इसलिए मुझे तो पूरा भरोसा है कि हर हालत में मध्य प्रदेश में हमें कांग्रेस को 130 सीटों से ज़्यादा सीटें मिलेंगी और हमें स्पष्ट बहुमत मिलेगा। तो अभी तो ये एग्जिट पोल के आंकड़े हैं और इसी को लेकर सबके अपने अपने दावे हैं। तो सवाल जिसको लेकर सबसे पहले चर्चा करेंगे आज शो में, वो मध्य प्रदेश के इन्हीं आंकड़ों को लेकर है कि मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल के आंकड़े आपने देख लिए, मतलब मध्य प्रदेश की एग्जिट पोल के आंकड़ों के जरिए ये सियासी झांकी क्या माना जाए, क्या मामा का खेल बाकी? शुक्ला जी, देखिए, ये जो आंकड़े हैं बहुत हद तक 2018 की स्थिति को दर्शा रहे हैं। मतलब आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी 18 में जितनी सीटें पाई थी उससे 9 सीट पीछे, और कांग्रेस उसमें 8 से 9 सीट आगे है, यानी 15 थी और 10 सीटें आगे चल रही है। तो पिछले 5 साल में ये देखा, 3 साल में देखें हम 2020 से लेके और 23 के बीच में, कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई बहुत बड़ा माहौल बना, ऐसा नहीं हुआ। नंबर 1। नंबर 2, ये भी माना जा सकता है कि यदि वहाँ पे शिवराज सिंह चौहान जी के खिलाफ माहौल था तो उसे काउंटर करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से जो बड़े चेहरे उतारे गए उसका भी कहीं ना कहीं फायदा हुआ है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी की सीटें उस हद तक नहीं घटी जितनी उम्मीद की जा रही थी। ठीक है रामकृपाल जी, ये जो अभी आंकड़ा हमने दिखाया, जिसमें हमने 6 अलग अलग एग्जिट पोल के आंकड़े दिखाए, इसमें साफ तौर पर मामला आधा आधा है कि 3 एग्जिट पोल जिसमें एबीपी न्यूज सी वोटर भी शामिल है, वो दिखा रहा है कि साफ तौर पर जादुई आंकड़ा मध्य प्रदेश 230 विधानसभा सीटें 116 वाला वो कांग्रेस पा रही है, और बाकी 3 ये दिखा रहे हैं कि साफ वो जादुई आंकड़ा वो बीजेपी पा रही है। और अगर औसत निकाल लिया जाए, क्योंकि वो जिस रेंज में सामने आ रहा है निकलकर, तो वो औसत ये बता रहा है कि साहब बीजेपी के खाते में 125 और कांग्रेस 102, ये पोल ऑफ पोल्स का औसत जो मैं बता रही हूं। रोमाना जी, थोड़ा समय लूंगा मुझे फिर। ठीक है। देखिए रोमाना जी, सारे ओपिनियन पोल, सारे एग्जिट पोल देख करके अगर इनकी एक एनालिसिस कीजिएगा, और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा, 2018 में भी हुआ था। अभी इन्होंने, शुक्ला जी ने 2018 का जिक्र किया, तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं,
2018 के चुनाव के जस्ट पहले 3 बाई इलेक्शन हुए थे सांसदों के, याद होगा आपको, कैराना, फूलपुर, गोरखपुर, और बहुत दिन, और जब ये तीनों में बीजेपी हार गई थी, और उसके बाद इन 5 राज्यों में भी बीजेपी हार गई। तो 18 के पहले चल रहा था कि कैराना, फूलपुर, गोरखपुर में जो हालत बीजेपी को हुई है वो बीजेपी खत्म हो जाएगी। एक बात मैं कह रहा हूँ, तो ऐसा होता है कि वो भी बात सही नहीं निकली, अल्टीमेटली वो गलत साबित हुई। दूसरा मैं कह रहा हूँ कि देखिए, एक पैटर्न को समझिए कि जिसको आज के तमाम एजेंसीज नहीं पकड़ पा रही हैं। वो पैटर्न ये है कि हमारा बहुत बड़ा 60% वोटर जो है वो यूथ है। यूथ जो है ये बिल्कुल अपने पिता या उनके जो पुरानी पीढ़ी के लोग थे उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। वो बताता नहीं है कि उसने क्या किया है। और जो एक चीज़ और ट्रेंड आ रहा है कि जो एंटी इनकम्बेंसी नामक हिंदुस्तान में, अकेले हिंदुस्तान में चीज़ थी, पूरी दुनिया में जितनी मैच्योर डेमोक्रेसीज हैं कहीं भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं सुनाई पड़ती, वो हिंदुस्तान से भी अब धीरे धीरे उसका प्रभाव खत्म हो रहा है। ठीक है सर। आप खुद देखिए एक चीज़, ठीक है सर। आप ये देखिए कि गोवा में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, कितने राज्यों में सरकारें रिपीट हुई। और इसमें भी अगर आप देखेंगे, इसको पैटर्न देखिए, क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ। तो बहुत सारे, मध्य प्रदेश में सरकार रिपीट कर रही है, राजस्थान में सरकार रिपीट कर रही है, छत्तीसगढ़ में सरकार रिपीट कर रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं, हो सकता है ना हो, लेकिन अगर सोशल वेलफेयर स्कीम और ढंग से काम हुआ है उस सब पर तो सरकार उसको जो है रिटेन करने की ऐसा ट्रेंड मिल रहा है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश वाला ही आंकड़ा मुझे लगता है पोल ऑफ पोल्स वाला जो हमने चलाया है वो दोबारा हम स्क्रीन पर ले आएंगे और मैं विजय जी को लेकर आऊंगी अब इस चर्चा में। वो इसलिए कि सर अगर ये देखा जाए अलग अलग जो एग्जिट पोल्स आए हैं मध्य प्रदेश को लेकर, उसमें आप देखेंगे क्लियर कट कि 3 जो हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस आ रही है, 3 ये बता रहे हैं कि बीजेपी आ रही है। अच्छा गौर कीजिए, आप जो कह रहे हैं कि कांग्रेस आ रही है मध्य प्रदेश की सत्ता में, उसमें अगर एक एबीपी सी वोटर के सर्वे को आप छोड़ दें जो क्लियर कट 25 सीटों का फासला दिखा रहा है कि 25 सीट की बढ़त बनाती हुई कांग्रेस आ रही है, बाकी जो 2 हैं ठीक एबीपी सी वोटर के नीचे, उसमें जरा फासला देखिए। मतलब बीजेपी 111 है, कांग्रेस 117 है, बीजेपी 111 है, कांग्रेस 116 है, बहुत ही करीबी मामला वो दिखा रहे हैं। वहीं बाकी के 3 को जब आप देखेंगे जो ये कह रहे हैं कि साहब मध्य प्रदेश की सत्ता में बीजेपी आ रही है, वो बीजेपी को जबरदस्त अंदाज में बढ़त दिखाते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस के मुकाबले, जिसमें खासतौर से वो चाणक्य वाला जो है वो कह रहा है कि साहब बीजेपी 151 के साथ आएगी और कांग्रेस 74 में सिमट जाएगी। ऐसे ही जो माई एक्सिस वाला है वो बता रहा है कि बीजेपी जो है वो 149 सीटें हासिल करेगी और कांग्रेस 80 पर सिमट जाएगी। दोनों 150 सीट दे रहे हैं। है मामला 3-3 का 6 एग्जिट पोल में, लेकिन जो कांग्रेस को लेकर आ रहे हैं वो जरा डरे सहमे से नजर आ रहे हैं और जो बीजेपी को ला रहे हैं वो खुलकर पूरी बढ़त के साथ ला रहे हैं। रुमाना जी, कहा जाता है अक्सर, हम लोग इतने दिन से चर्चा भी इस पर कर रहे हैं कि कांग्रेस जब भी आती है तो उसका एक विनिंग मार्जिन बहुत थोड़ा सा डरा सुकड़ा नैरो रहता है और भारतीय जनता पार्टी बड़े उसके साथ आती है। हालांकि पिछली बार का 2018 का भी देखें तो उसमें भी उसी तरह से था और कमोबेश 2000। लेकिन मैं आज एग्जिट पोल और एग्जिट पोल पर चर्चा करने के बजाय ये हम चर्चा करें कि इन एग्जिट पोल का मतलब क्या है। खासतौर से मध्य प्रदेश में देखें तो भारतीय जनता पार्टी को लेकर चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने तो साफ था कमलनाथ जी की लीडरशिप में चुनाव लड़ा और वो पिछली बार भी जीते थे। तो यदि इस बार भी जीतते हैं तो उन्होंने अपनी मेहनत को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया है, ऐसा समझना चाहिए। और शिवराज जी यदि हारे हैं और उसके बाद आते हैं या नहीं आते, तो जो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने फैसला किया कि बिना फेस के एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के बाद भी एक रिस्क लेकर उन्होंने चुनाव लड़ा है, तो उसका मतलब क्या निकलेगा। और जैसे शुक्ला जी ने भी जिक्र किया कि जो 7 एमपीज वहाँ पर उतारे गए उनसे कोई फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ है। और दूसरा, मैं इस इलेक्शन को समझता हूँ कमलनाथ जी का इलेक्शन और ज्योतिरादित्य सिंधिया का इलेक्शन। कमलनाथ जी का इलेक्शन इसलिए कि क्या उनकी लीडरशिप में कांग्रेस ने और बेहतर परफॉर्मेंस किया है जी, और ज्योतिरादित्य सिंधिया का फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ या नहीं हुआ। पिछली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवराज जी की सरकार बनवाई, क्या इस बार वो बचाने लायक स्थिति में है कि नहीं, और उनका पॉलिटिकल करियर भारतीय जनता पार्टी में कितना आगे बढ़ेगा, बचने की बात नहीं कर रहा, कितना आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ये मध्य प्रदेश का चुनाव और खासतौर से चंबल ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस क्या रहती है। हालांकि वहाँ पर बहुत सारे लीडर भी हैं बीजेपी के, तोमर साहब भी हैं, जो नरोत्तम मिश्रा हैं वो भी हैं, अध्यक्ष भी हैं, तो सब लोग वहाँ पर हैं। लेकिन फिर भी ये पूरा चंबल का ग्वालियर का क्षेत्र है, यदि कांग्रेस वहाँ पर अच्छा करती है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए बहुत
अच्छी खबर नहीं है। ठीक है, लेकिन फिलहाल पॉलिटिकल शो में जरा बात कर लेते हैं वो एग्जिट पोल के आंकड़े जो कल आ चुके हैं 5 चुनावी राज्यों के। और सवाल यही कि एग्जिट पोल तो आ गया, एग्जैक्ट पोल में क्या होगा? क्योंकि एग्जिट पोल अक्कू जी मतलब तस्वीर साफ करने की बजाय पोल ऑफ पोल्स तो कंफ्यूजन ज्यादा फैलाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, अब ये सवाल उठाया जाना चाहिए कि एग्जिट पोल का जो वैज्ञानिक पद्धति है वो सचमुच कितनी सही है। क्या वो बेस पर निर्भर होता है, क्या वो नंबर्स पर निर्भर होता है कि कितने लोगों से आपने बात की, और उससे ज़्यादा इस पर निर्भर होगा कि किस तरीके से आपने बातचीत की। क्या उसकी मतदाता की बात, एग्जिट पोल में मतदाता बाहर निकलता है और बाहर निकल के आप पूछते हैं, जो एग्जिट पोल के कर्मचारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो पूछते हैं और कुछ सवालों को जवाब देते हैं, उनके मन की थाह लेने की कोशिश करते हैं। तो उस साइंस में और फिर बताने वालों की जो बना स्थिति है, जो पहले बहुत साफ ढंग से कह देते थे, अब वो उतना बताते हैं नहीं बताते हैं, कैसे छिपाते हैं, कुछ दुराव है कुछ छिपाव है, और वो फिल्मी गाने की नज़र में अपना काम करके किनारे से निकल जाने की बात ज़्यादा हो जाती है कि जब उनको बहुत कुछ नहीं बताना होता है तो ऐसे ही नतीजे आते हैं। 151 अगर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को या भारतीय जनता पार्टी को नंबर्स मिल रहे हैं, या 149 एक सर्वे में मिल रहे हैं, और दूसरी तरफ आप उनको 80 पे बैठा दे रहे हैं, तो ये अंतर क्या है? ये साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं कुछ वैज्ञानिक पद्धति में, जिसको हम लोग मानते रहे हैं, उसमें खामी है और उस खामी को हमें समझना जरूरी होगा। और जहां तक बात है एग्जिट पोल की, उस पर तो अभी क्यों चर्चा करें, तो एग्जिट पोल पे कर लेते हैं। एग्जिट पोल को 3 तारीख को ही देखें क्या हो रहा है। वो भी अभी रामकृपाल जी कह रहे थे ना कि 12 बजे तक नहीं तो 1 बजे तक भी हो सकता है। तो वो जब तक धुकधुकी रहेगी, 10,000 का अंतर नहीं खत्म होता है, तब तक वो धुकधुकी रहेगी और आगे पीछे उसी तरीके का खेल होता रहेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं देश का पॉलिटिकल शो, समय 12 से 2। हम चर्चा कर रहे हैं एग्जिट पोल के आंकड़ों पर कि आखिरकार उनसे सियासी संकेत क्या मिल रहा है। मध्य प्रदेश पर बात हो गई है, छत्तीसगढ़ को लेकर जरा चर्चा कर लेते हैं। एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 41%, कांग्रेस को 43% वोट शेयर मिल रहा है, अन्य को 16% वोट शेयर मिल रहा है। और जहां तक सीटों की बात की जाए तो फिर बीजेपी 36 से 48 सीट और कांग्रेस बढ़त बनाती हुई, जादुई आंकड़े को पार करती हुई 41 से 53 सीटें हासिल कर सकती है। अन्य के खाते में 0 से 4 सीटें जा सकती हैं। तो ये वो तस्वीर छत्तीसगढ़ की जो सामने अभी 6-7 सर्वे हुए हैं, किसी के आंकड़े मिलते जुलते नहीं है, और ये है कि हमने लक्ष्य 75 पार कर रखा था, हम उसी के आसपास रहेंगे। कि कांग्रेस और कांग्रेस की वर्तमान स्थिति में जो गिरावट आई है, 69 सीट से गिरते गिरते 3-4 एग्जिट पोल ने उनको 40 और 42 तक मिनिमम दिखाया है। इसका मतलब ये है कि जो कांग्रेस और कांग्रेस के वोटों के प्रतिशत में जबरदस्त गिरावट आई है, कम से कम भारतीय जनता पार्टी 52 से 55 सीट तक जीतकर 3 तारीख को आएगी, ये स्पष्ट हो चुका है। काका या चावल वाले बाबा, आखिरकार कौन जीतने वाला है छत्तीसगढ़ का रण? और ऐसे में सवाल जो आपके लिए लेकर आए हैं वो ये है कि क्या छत्तीसगढ़ चौंकाएगा या फिर बघेल राज आएगा? शुक्ला जी, आंकड़े बता रहे हैं कि बघेल जी की कुर्सी अभी बनी हुई है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है वो ये है कि बघेल जी के चमत्कार में या उनके तिरस्म में घट रहा है उनका तिरस्म। और भारतीय जनता पार्टी का जो बढ़ रहा है वो इसलिए नहीं बढ़ रहा है कि लीडरशिप ने कोई बहुत अच्छा चमत्कारी काम किया है, बल्कि इसलिए बढ़ रहा है कि बघेल जी का घट रहा है। तो बघेल जी के घटने का कारण ये है कि उनकी सोशल इंजीनियरिंग भी दरक रही है। आंतरिक तरीके से उनको जिस तरीके का सपोर्ट चाहिए वो कांग्रेस के अंदर का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और ऐसे में आप देखेंगे कि 20 से 22 सीट यानी 2018 के चुनाव के बाद जो कांग्रेस थी वो 71 सीट पे पहुंच चुकी थी छत्तीसगढ़ में, और आज यदि 53 सीट पे आ रही तो एक बड़ा फासला हो रहा है। क्योंकि यहाँ सामने वोट शेयर चल रहा है, मुझे लगता है जरा सा विजय त्रिवेदी जी को लेकर आएंगे। और वोट शेयर के लिहाज से अगर देखा जाए तो 2018 छत्तीसगढ़ बीजेपी 33% वोट शेयर, कांग्रेस 43% वोट शेयर। और अब जो एग्जिट पोल का आंकड़ा सी वोटर वाला आया है वो ये बता रहा है कि कांग्रेस वही 2018 वाला 43% वोट शेयर रिटेन रख रही है।
बीजेपी ने बहुत जबरदस्त बढ़ोतरी की है, 33% वोट शेयर से वो पहुंच रही है, ये देखिए 41% वोट शेयर पर, और जो घट रहा है वो अन्य का वोट शेयर घट रहा है। मतलब अब ये मामला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही छत्तीसगढ़ में बन रहा है। तो ऐसे में वोट शेयर के मामले में कांग्रेस रिटेन करते हुए, बीजेपी बढ़त बनाते हुए, तो जाहिर सी बात है वो 68 सीट जो 2018 में कांग्रेस को मिली थी, जिसका जिक्र शुक्ला जी कर रहे हैं, वो तो नहीं हो सकता था इस वोट शेयर के हिसाब से। इस वोट शेयर के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं होता, और इस पर चर्चा हम लोग लगातार करते हैं। शुक्ला जी ने जो बात कही है वो बेहतर बात है कि बघेल राज में उनकी सीटों पर थोड़ा सा असर पड़ा, और मैं देख रहा हूँ, अभी इसमें हमने नहीं किया, लेकिन दक्षिण और जो उत्तर छत्तीसगढ़ है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी जो बिल्कुल साफ हो गई थी पिछली बार, वहाँ उसने बड़ा काम किया है। उसकी एक बड़ी वजह तो ये भी है कि टीएस सिंहदेव को जिस तरह से कांग्रेस ने मौका नहीं दिया, उनको चीफ मिनिस्टर बनाने की बात थी, तो वो पूरी तरह से लगे या नहीं लगे वो वाली बात है। आदिवासियों का मसला है, धर्मांतरण के मसले को हम लोग पहले समझते थे कि नहीं हुआ, वो एक बड़ा काम हुआ, और बीजेपी की जो स्टेट यूनिट है उसने लगातार काम किया है। लेकिन इसका दूसरा मतलब जो मैं समझता हूँ कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप इस चुनाव को थोड़ा जल्दी लड़ती, छत्तीसगढ़ को वहाँ पर ज़्यादा एक्टिव होती, तो हो सकता है कि सरकार बदल लेते। इन आंकड़ों के हिसाब से हो सकता है आज भी बदल जाए, लेकिन वो एक थोड़ी सी कमी मुझे लग रही है कि वो नहीं हुआ है। और जैसे नंद किशोर जो थे हमारे आदिवासी लीडर नंद किशोर जी, वो चले गए, उसका भी एक नुकसान हुआ है। तो आदिवासियों पर भारतीय जनता पार्टी का काम कितना हुआ, उसमें विश्व हिंदू परिषद और संघ का काम ने इसमें बड़ा असर मुझे लगता है दिखाया है। ठीक है, रामकृपाल जी। देखिए रोमाना जी, छत्तीसगढ़ के में जो दिख रहा है उससे एक संकेत, जैसा आपने खुद कहा कि जो अन्य लोग वोट ले गए थे वो वोट अब सीधे बीजेपी की तरफ आ रहा है। इसका मतलब यह है कि जो छोटे छोटे दल, रीजनल पार्टीज, ये अब धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, तो सीधी फाइट जो है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में आ रही है। हाँ, और अगर मैं चूंकि बात छत्तीसगढ़ पर हो रही है, मैं अगर तेलंगाना का भी उदाहरण दे दूं, एक बात कह रहा हूं, तो कहीं ना कहीं अब जो है बहुत ज़्यादा जो वोट बढ़ रहा था छोटी छोटी पार्टियों में, वो सिलसिला बंद हो रहा है। तो ये लोकतंत्र के लिए एक अच्छी बात है। दूसरी बात, जैसा विजय जी ने कहा, छत्तीसगढ़ को तो बीजेपी ने मान लिया था कि हमारे हाथ में आएगा ही नहीं, और जो ओपिनियन पोल से लेकर के सारी चीज़ें थी, सब ये मान रहे थे कि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस आ रही है, भूपेश बघेल मतलब आ रहे हैं। लेकिन जो ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है, जो बहुत नेक टू नेक फाइट है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने, अगर मैं भी मानता हूं कि शुरू से जोर लगाया होता या थोड़ी कोशिश की होती, तो शायद आज बीजेपी वहां और भी बेहतर पोजीशन होती। लेकिन अब तो रिजल्ट 3 तारीख को आएगा, देखा जाएगा। देखो अकुल सर, लेकिन छत्तीसगढ़ एग्जिट पोल का आंकड़ा कमोबेश तस्वीर एक सी ही है, और जितने एग्जिट पोल हैं वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि ठीक है 2018 के मुकाबले, जाहिर सी बात है तब 2018 में 68 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, बीजेपी सिमट गई थी 15 सीटों के आसपास, लेकिन इस बार जो है वो वापसी कांग्रेस की हो रही है सत्ता में। हाँ, सीटें जरूर घट रही हैं। देखिए, सीटें कम हो रही हैं तो ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, अगर सरकार बनती है, क्योंकि फिर वो एक अपने आप को परफॉर्म करने का उनको मौका मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी इस रुदन में जाए कि ये नहीं हमारी सरकार नहीं बनी, लेकिन उनको ये अच्छा लगे कि साहब हम सरकार बनाने के करीब हो गए, उससे भी बहुत फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन फ़ायदा उसका जो कुछ भी होगा वो 24 के चुनाव में। अभी फ़िलहाल जो एग्जिट पोल कह रहा है वो यही कह रहा है कि कांग्रेस की बनने वाली है सरकार वहाँ पर, बघेल राज आने वाला, और उसका एक श्रेय मैं जो रमन सिंह थे उनको भी दूंगा कि उनकी नकारापन या पार्टी की नकारापन 4 साल तक वो बिल्कुल काम नहीं किया। उन्होंने सोच लिया था कि भारतीय जनता पार्टी तो अब 68 सीट का तो बहुत बड़ा था बहुमत, उसके आगे उन्होंने काम नहीं किया, और 4 साल तक बिल्कुल नहीं है। बाद में दिखे अभी भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ख़त्म हो गया मामला। इसका मतलब ये भी है कि अन्य जो नेता थे या पार्टी संगठन था या संघ था, जो अभी चर्चा हो रही थी आदिवासियों के बीच उनका काम था, वो लगातार चलता रहा, वही काम आ रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ रहा है, मुझे लगता है जरा सा शुक्ला जी को लेकर आएंगे। यहाँ जो एक बात कही जा रही है कि साहब ऐसा लगा कि जैसे बीजेपी ने मान लिया, हथियार डाल दिए, लेकिन अब ये क्यों भूल जाते हैं कि 18 जब बीजेपी हारी, उसके बाद से लगातार बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से छत्तीसगढ़ को लेकर प्रदेश अध्यक्षों को बदला गया, एक तरीके से प्रयोग करने की इस रूप में भी कोशिश की गई कि ये आदिवासी बहुल जो राज्य है, यहाँ पर बीजेपी की तरफ से
ओबीसी को लाकर प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर प्रदेश में कमान दी गई, तो कहीं ना कहीं वो प्रयोग तो चल रहे थे ना बीजेपी के, और ये प्रयोग ही वजह बन रहे हैं कि बीजेपी जो पिछली बार 15 सीटें 33% वोट शेयर, इस बार जितने हम एग्जिट पोल के आंकड़े उठाकर देख लें, सब बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं 40% से ऊपर बीजेपी का भी वोट शेयर जाएगा और रेस में बीजेपी बनी हुई है। देखिए, हम बदलाव की बात करें तो सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल में कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट की है। उसमें सबसे बड़ा जो उनका इम्प्रूवमेंट है कि उन्होंने अरुण साव जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। पहले लोकसभा का टिकट दिया, फिर उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। जो ओबीसी हैं, ओबीसी के साथ साथ आप देखिए कि वो साहू समाज से आते हैं, और वहाँ पे एक बड़ा तबका जो है साहू समाज का है, और साहू समाज पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ था। कांग्रेस की तरफ से ताम्रध्वज साहू को बढ़ाया गया, उनको एआईसीसी में लाया गया, फिर ये भी प्रमोट किया गया कि ताम्रध्वज साहू सीएम भी बन सकते हैं। तो आप देखेंगे कि वहाँ पे बढ़िया एक पैकेज तैयार हुआ पटेल, साहू और आदिवासियों का, और वो भारतीय जनता पार्टी को 68 सीट पे ले गया 2018 में, कांग्रेस को। तो आज जो भारतीय जनता पार्टी उसको लगातार काउंटर कर रही है, तो काउंटर करते करते आज इस स्थिति पे पहुंची कि भले ही वो सत्ता पे ना पहुंच पाई हो, लेकिन कांग्रेस की सीटें कम करने में कामयाब। और इसीलिए मैंने कहा कि प्रयोग जो किए गए बीजेपी की तरफ से वो सफल यकीनन होते हुए नजर आ रहे हैं। भले ही सत्ता में फिलहाल एग्जिट पोल के आंकड़ों में पहुंचती हुई बीजेपी नजर नहीं आ रही है। तो देश का पॉलिटिकल शो जारी है। छत्तीसगढ़ को लेकर अब खुद कांग्रेस के भीतर जो अलग अलग आवाजें सुनाई दे रही हैं, ये समझने के लिए टीएस सिंहदेव को सुनना चाहिए आपको। वो ये कह रहे हैं कि नतीजे पिछली बार की तरह नहीं आने वाले। सुनिए। एग्जैक्ट पोल के नतीजे सामने आने बाकी हैं। 3 दिसंबर को तस्वीर होगी साफ, लेकिन इस सब के बीच में एग्जिट पोल के नतीजे तो सामने आ चुके हैं। और बात की जाए छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एक बार फिर से बीजेपी की तुलना में बेहतर करती हुई नजर आ रही है और सरकार बनाती हुई दिख रही है। लेकिन क्या वाकई में जो नतीजे अब तक एग्जिट पोल के सामने आ रहे हैं वो एग्जैक्ट पोल में होंगे? टीएस सिंहदेव साहब हमारे साथ में है। सर, एग्जिट पोल में तो आप लोग बीजेपी से एज पे दिख रहे हैं, एग्जैक्ट पोल में कहां जाते दिख रहे हैं? 60 के आसपास सीट कम से कम आनी चाहिए, और उसके नीचे संतोष भर होगा। खुशी होगी अगर 2/3 या उससे अधिक सीटें मिली। तो सर, उसकी वजह क्या है? क्योंकि कहा यह भी जा रहा था कि वहां पर आप लोग लड़ रहे थे, लेकिन बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई थी, प्रधानमंत्री भी पहुंचे थे, कई सारे फैक्टर से। लेकिन आप लोगों को क्या लग रहा है, क्यों जनता ने आपके ऊपर अगर भरोसा करेगी तो क्यों? काम जो करके दिए, खास करके आप देखेंगे कि किसानों के लिए जो व्यवस्था की, देश में इतना धान की कीमत कहीं नहीं है जितनी छत्तीसगढ़ में, गन्ने की इतनी कीमत कहीं नहीं है जितनी छत्तीसगढ़ में, मक्के की खरीदी, उसके लिए फैक्ट्री स्थापित करना। चुनावों के ठीक पहले महादेव ऐप का भी मुद्दा आया, भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे सीधे तौर पर आपकी सरकार के ऊपर, और माना यह गया कि एक ऐसा मुद्दा है जो चुनावों में असर डाल सकता है। आपको लगता है कि ये मुद्दा जब एग्जैक्ट पोल सामने आएगा, एग्जैक्ट नंबर सामने आएगा, तो वहां पर फर्क दिख सकता है? ये सबसे नकारात्मक और गंदी राजनीति होती है कि आरोप लगा के आप काम करो। ये शोभा नहीं देता कि देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री आरोप लगाएं। उनके पास तो सारी जानकारियां होनी चाहिए, उनकी जवाबदारी कार्रवाई करने की है। अगर वो आरोप लगा के राजनीति में भाग लें, चुनाव में भाग लें, तो ये राजनीति के स्तर को गिराता है। तो टीएस सिंहदेव को आप सुन रहे थे, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम। हालांकि 2018 में जब कांग्रेस छत्तीसगढ़ में जीती थी तो माना गया था 2.5 साल वाला सीएम का फॉर्मूला तय हुआ है, जिसमें बारी 2.5 साल बाद भूपेश बघेल की जगह टीएस सिंहदेव की भी आएगी सीएम बनने की, लेकिन वो हो ना सका। और इस बार अब 2023 में जब एग्जिट पोल का आंकड़ा आ रहा है तो वो ये बता रहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को जो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है वो इसी इलाके में हो रहा है जिस इलाके से टीएस सिंहदेव आते हैं। आपको जी बिल्कुल सही है। देखिए, भारतीय राजनीति में ऐसे बहुत सारे प्रयोग हुए हैं कि खासतौर से अगर आप मायावती वाला दौर देखेंगे तो उसमें समझौता हुआ 6-6 महीने वाला, वो बात दूसरी की कितने दिन चल पाया नहीं चल पाया। ऐसे कोई भी प्रयोग जो होते हैं कि साहब एक समय के लिए तुम बन जाओ, एक समय के लिए लड्डू तुम खा लो, दूसरे समय के लिए दूसरा लड्डू खा ले, वो चलता नहीं है, स्थायी तो नहीं होता। ये अब तक का इतिहास रहा है। तो ये जो प्रयोग राजनीतिक पार्टियां, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने कभी, भारतीय जनता पार्टी ने तो खैर उस तरह से नहीं किया, कांग्रेस ने किया, वो हमेशा विफल रहा है। और यहाँ पर इसका खामियाजा कांग्रेस को, अगर कांग्रेस इतने आगे मतलब अगर जीत नहीं पाती है, सत्ता में नहीं आ पाती है, तो इसकी वजह एक टीएस सिंहदेव
को नीचा दिखाने वाली बात भी होगी। और ये कल उन्होंने कहा कि बिल्कुल, मैं इसी पर एक reaction, अपमान के घूंट मैंने तय। सूत्रा जी, सवाल यही है मेरा कि ये टीएस सिंहदेव वाला इलाका और वहीं पर कांग्रेस को नुकसान होता हुआ, और दूसरी तरफ टीएस सिंहदेव, जिस बात का जिक्र भी अक्कू जी कर रहे थे कि वो अपमान के घूंट पीने की बात करते हैं और वो मलाल उनके दिल में कि वो सीएम नहीं बन पाए, तो ये सीधे सीधे जोड़कर देखा जाएगा वो कांग्रेस को हो रहा नुकसान उनके गढ़ में। टीएस सिंहदेव जी कल एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बोले। हाँ जी। उन्होंने कहा कि मैं 70 साल का हो गया हूँ और यह इसके बाद अब उनका जो राजनीतिक पारी है वो समाप्त होने की है, यानी जो मिलना है अभी मिल जाए। उन्होंने ये भी कहा कि पिछला 5 साल बड़ा कड़वाहट में बीता, यानी कि वो प्रतीक्षा करते रहे कि शायद 2.5 साल के बाद हमारी बारी आए, लेकिन 2.5 साल के बाद बारी नहीं आई। तो उन्होंने इस बार एक नई बात कही कि अब 2.5 साल वाला नहीं, 5 साल। तो वो ये मानते हैं कि ये जो 5 साल है वो 5 साल हमें मिलना चाहिए। अप्रत्यक्ष तौर पे उन्होंने अपना दावा नहीं छोड़ा है, नंबर 1। नंबर 2, टी सिंहदेव को 18 के बाद मौका नहीं मिलने का ही परिणाम है उत्तर बस्तर क्षेत्र में सीटों का घटना कांग्रेस का। और इस बार 2 चीजें आप देखेंगे, जो सीटें घट रही उसके 2 फैक्टर हैं। पहला, उत्तर बस्तर में टी सिंहदेव को प्रमोट नहीं करना, और दूसरा मध्य जो है आपका छत्तीसगढ़ का इलाका, वहां ताम्रध्वज साहू को महत्व नहीं देना। तो ये दोनों फैक्टर कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए नुकसानदायक। छत्तीसगढ़ को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, टीएस सिंहदेव का भी बयान हमने आपको सुनाया, और अब मुझे लगता है जरा सा वो जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं उसमें छत्तीसगढ़ के लिए भी जो पोल ऑफ पोल्स का आंकड़ा है वो महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर देखना। दरअसल छत्तीसगढ़ का जो पोल ऑफ पोल्स का आंकड़ा आया है, यानी अलग अलग एग्जिट पोल्स का जो एक बड़ा औसत सामने निकल कर आ रहा है, वो आपके सामने ये आंकड़ा। पोल ऑफ पोल्स में बीजेपी 39 और कांग्रेस 48, और जादुई आंकड़ा छत्तीसगढ़ 90 विधानसभा सीटें, बैठता है 46 का। ऐसे में इससे पहले वो टीएस सिंहदेव का बयान और उनका मलाल, और विजय जी, ये मामला पोल ऑफ पोल्स में बीजेपी और कांग्रेस के लिए इतना करीबी, मतलब सत्ता में आने के बाद भी कहीं ना कहीं सांसें अटकी रह सकती हैं कांग्रेस की, अगर ये दर्द सीएम ना बनने का टीएस सिंहदेव का बढ़ेगा तो। टीएस सिंहदेव साहब का सीएम नहीं बनने का दर्द का ही नतीजा ये मुझे दिखाई दे रहा है जो आ रहा है खासतौर से, और ठीक भी है। उनका एक मौका था, उनको ये भरोसा दिलाया गया था। आप देखिए कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, तीनों जगह कांग्रेस लीडरशिप को इस चीज़ को फेस करना पड़ा। सचिन पायलट भी लगातार, अभी उनको आपने बात नहीं की है, उनका दुख भी किसी दिन निकल आएगा 5 साल का, तो वो है। दिग्विजय सिंह भी उस तरह से उनको मौका नहीं मिल पाया, तो कांग्रेस लीडरशिप नहीं कर पाई। इसको भारतीय जनता पार्टी, छत्तीसगढ़ के अलावा कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए कि वहाँ पर भी वसुंधरा जी को मौका नहीं दिया, शिवराज जी को मौका नहीं दिया, लेकिन पूरे इलेक्शन में दोनों लोगों ने एक बेहतर तरीके से जुटकर काम किया है। तो वो एक फ़र्क भी वहाँ दिखाई देता है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी में ये होता है कि एक बार चुनाव पूरा लड़ लें, फिर देखा जाएगा कि कौन इसको क्या मौका मिलता है। और सिंहदेव को मौका मिलना चाहिए था या नहीं मिलना चाहिए था, ये तो सेंट्रल लीडरशिप को देखना है। लेकिन अब यदि सरकार बनती है तो भी मुझे संभावना कम लगती है कि सिंहदेव साहब को कांग्रेस पार्टी मौका दे मुख्यमंत्री बनने। लेकिन अगर मामला इतना करीबी रहता है, जो वो पोल ऑफ पोल्स वाले में था कि बीजेपी 39-40 तक पहुंच जाती है और कांग्रेस 50 तक नहीं पहुंच पाती है, तो गुंजाइश रहेगी कि कभी भी खेल हो जाए। मध्य प्रदेश वाला पिछला कहीं ना कहीं सबक कांग्रेस को याद होगा। देखिए, वो तो मैंने राजनीति में, इंदिरा गांधी भी यही कहती थी कि हम राजनीति में कोई नैतिकता निभाने नहीं आते हैं, हमको जब भी मौका मिलेगा हम सरकारें गिराएंगे अपने अपोजिशन की। देखिए, दूसरी बात, हम लोग जो इस तरह से बड़ी बातें करते, सिंहदेव को ये करते वो करते, अगर सिंहदेव मुख्यमंत्री होते तो यही दुखड़ा बघेल का होता। तो आप यूँ सोचिए ना, अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री करते तो गहलोत चलने देते। तो सवाल हमें ये सोचना चाहिए। देखिए, जहाँ कई लीडर, कई स्ट्रांग कंटेंडर होते हैं, अल्टीमेटली हाईकमान को तो एक को चुनना है ना, तो दूसरा तो नाराज रहेगा।